हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और यहाँ होने वाली बात अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है या आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड करती है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। अब इंडिया की हिस्ट्री में अगर हम आज तक देखें तो दो ऐसे किंग्स आए हैं जिनके नाम के साथ ग्रेट या महान या इस तरीके का वर्ड लगता है कोई। एक है अशोका और एक है अकबर। अब बहुत सारे लोग शायद अकबर को महान नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखोगे तो वो काफ़ी सारी उन प्री रिक्विजिट्स या रूल्स को फुलफ़िल करता है जो कि किसी इंसान को या किसी राजा को महान बनाने के लिए शायद बेसिकली ज़रूरी हो, कि बहुत बड़ा एम्पायर हो, बहुत पावरफुल एम्पायर हो, वेल रन एम्पायर हो, फाइनेंशियली स्टेबल एम्पायर हो। और उसके बाद ग्रेटनेस में ये चीज़ भी काफ़ी इंक्लूड करती है कि जो जनता है या जो प्रजा है या जो लोग हैं, आम लोग उस एम्पायर के, उनकी सिचुएशन कैसी थी इन टर्म्स ऑफ टॉलरेंस, उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा कि उस वक्त में अगर किसी को मौत की सज़ा देनी है तो उसको हाथी के पैर के नीचे नहीं कुचलवाया जाएगा। ह्यूमन राइट्स का वो वाला लेवल नहीं था उस टाइम पे। वो ऐसी बात हो जाएगी कि हम उस वक्त को आज के लेंस के हिसाब से देखना शुरू कर दें। किसी भी चीज़ को हमें उसके प्रेजेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से जज करना होता है। आज के टाइम के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उनके पर्सपेक्टिव में अगर आप किसी राजा को जिसने 600 साल पहले या 2000 साल पहले या 2500 साल पहले शासन किया था उसको जज करोगे तो आपको हमेशा ही गलत कंक्लूजन्स मिलेंगे चीज़ों के बारे में। तो क्योंकि पैरामीटर्स आपने गलत सेट कर लिए इनिशियली ही। एनीवे, तो उनमें से एक राजा है अशोक, जो कि अगर कोई मुझसे पूछे तो शायद ग्रेटेस्ट एवर, लेट मी थिंक अगेन, सेकंड ग्रेटेस्ट एवर किंग है हिस्ट्री में थ्रू आउट। उसका रीज़न ये है, मैं फर्स्ट ग्रेटेस्ट एवर कौन है वो ग्रेटेस्ट एवर फर्स्ट ग्रेटेस्ट एवर कौन है मैं वो भी बताऊंगा। वो क्यों? क्योंकि उस बंदे ने फाइटिंग, अग्रेशन, इन्वेजन और इस तरह की दूसरी अग्रेसिव चीज़ों को उस वक्त अबैंडन किया था, या रिलीजियोसिटी के पाथ और बेटरमेंट ऑफ द पीपल की तरफ वो उस वक्त चलना शुरू हुआ था जब वो अपने जीत के पिनैकल पे था। जनरली बंदे को ऊपर वाले की याद तब आती है या फिर दुनिया में उसकी गलतियों का एहसास तब होता है जब वो लूज़र एंड पे होता है या लूजिंग एंड पे होता है। जब वो हार रहा होता है ज़िंदगी में तब उसे इन चीज़ों का एहसास होता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, या मैं गलत कर रहा हूँ, या व्हाट हैव आई डन रॉन्ग सो फार। ये क्वेश्चन वो तब अपने आप से पूछता है। लेकिन जब इंसान जीत रहा हो और जीत गया हो, सामने वाले को डेसिमेट कर दिया उसने, तब अगर इंसान अपने क्वेश्चंस, अपने एक्शंस पे क्वेश्चन उठाए तो यानी कि उस इंसान की मोरालिटी और उस इंसान के स्टैंडर्ड अपने खुद के लिए कितने हाई हैं, ये आपको ये सिचुएशन या ये चीज़ दिखाती है। इसलिए मेरे लिए अशोका जो है वो ग्रेटेस्ट एवर इंडियन किंग है। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई एक सिंगल ग्रेटेस्ट एवर किंग है तो मैं उस टर्म्स में मानता हूँ मार्कस ऑरेलियस को, जो कि एक रोमन किंग थे। अगर आपको नहीं पता है मार्कस ऑरेलियस के बारे में तो आप पढ़ सकते हो गूगल पे जाके। और सडनली मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैंने कभी क्यों कवर नहीं किया मार्कस ऑरेलियस को, या उनके बारे में कभी बात क्यों नहीं की, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है हमारे वहाँ कि एक्चुअली में वो बंदा कौन था और उस बंदे की क्या कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन सोसाइटी में या फिर कल्चर में या फ़िलासफ़ी में। क्योंकि उस बंदे की फ़िलासफ़ी में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एक कॉन्सेप्ट होता है, थॉट प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं स्टोइसिज्म। आई होप रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हुआ था वो, थोड़ा अब तो नहीं सुनने में आ रहा है इतना उसके बारे में। लेकिन जो 3 मेजर प्रोपोनेंट हैं जिन्होंने स्टोइसिज्म की, आप कह सकते हो, नींव रखी थी, उसमें से एक है मार्कस ऑरेलियस जो कि रोमन किंग था। बाकी 2 हैं, 2 या 3 और हैं, वो फिलोसोफर्स हैं, मुझे उनके नाम इस वक्त याद नहीं। बट अगर हम कभी
स्टोइसिज्म की बात करेंगे तो कवर करेंगे उस चीज़ों को भी, जो कि कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड आइडिया। तो मार्कस ऑरेलियस ने एक छोटी सी बुक भी लिखी थी, आई थिंक आइडियाज़ और फंक्शंस ऑफ आइडिया, समथिंग लाइक दैट। बेसिकली अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस उस बुक के अंदर, बहुत मोटी नहीं, आई थिंक लेस देन 100 पेज की बुक है, और वो बुक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है स्टोइसिज्म जिस पे बेस करता है या स्टोइसिज्म से रिलेटेड। उस टाइम पे रोमन किंग, यानी कि जो रोमन किंग था, वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता था, क्योंकि सबसे पावरफुल एम्पायर रोमन एम्पायर था दुनिया में उस वक्त, और वो उस एम्पायर का राजा था, और वो एक मॉन्क के जैसी ज़िंदगी जीता था, जैसे गांधी जी जीते थे कि मिनिमम से मिनिमम सिर्फ अपनी प्रैक्टिसेस को फिगर आउट करने के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस को एक्सपीरियंस करने के लिए, या अपनी फ़िलासफ़ीज़, अपने आइडियाज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, ताकि वो समझ सके। बट एनीवेज, ये वीडियो मार्कस ऑरेलियस के बारे में नहीं है, ये वीडियो अशोका के बारे में है, क्योंकि मुझे एक वीडियो मिली जिसमें अभिजीत जी बात कर रहे हैं, अभिजीत चावड़ा जी, जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं इस चैनल पे, जिनकी वीडियो देखते हैं। वो बात कर रहे हैं कि क्या अशोका ग्रेट था या टायरेंट था, जो कि थोड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन लगता है सुनने में, बट ऑफ कोर्स अगर आप उसकी, जब उसने रिनंसिएट कर दिया वॉर को, उससे पहले की टाइम देखोगे तो ऑफ कोर्स वो आपको लगेगा कि शायद वो टायरेंट भी हो सकता है, लेकिन उसने वो चीज़ रिनंसिएट कर दी थी। दैट्स द पॉइंट, दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड महान, अशोका द ग्रेट। तो चलो वीडियो देखते हैं और फिर साथ साथ बात करेंगे उस बारे में। What are some overlooked facts about the life of Ashok? Is his conversion to Buddhism overrated? Okay, that's an interesting question. So Ashok the Great, we are taught that Ashok was this great king. He's given this title of the Great, the third Mauryan emperor, the great conqueror of Kalinga, etc., the great pacifist who destroyed Kalinga and killed so many people, and then was overcome with remorse because his Hinduism made him kill so many people, and that's why he converted to Buddhism and became a saint. Okay, ये जो चीज़ है ना कि हिज हिंदुइज्म मेड हिम सो मैनी पीपल, अब ये किसने इंटरप्रेट किया है या ये किसकी बुक में से उठाया है, ये डिपेंड करता है। अब देखो, जब आप रिसर्च कैसे करते हो इस चीज़ को समझो। जब आपके पास डेटा आता है तो आप उस डेटा से रिलेटेड उसके सारे एस्पेक्ट्स को जांचते हो और उनको परखते हो। फॉर एग्जांपल, वो डेटा किसने दिया, क्या सोर्स है उस डेटा का, वो सोर्स कितना असली है, या क्या वो ओरिजिनल सोर्स है या नहीं है। जो वो सोर्स है, अगर वो कोई इंसान है, किसी की बुक है, तो उस बंदे का ओरिजिनल कनेक्शन क्या था उस डेटा के साथ, क्या कोई रीज़न हो सकता है कि वो बायस हो उस डेटा के बारे में। और इस तरीके की बहुत सारी और लिस्ट ऑफ टेस्ट्स you run through every information you get, you run all that information, या फिर all that opinion है ना, या फिर क्योंकि हिस्ट्री हमेशा ही जैसे कहते हैं कि 100% ट्रू हिस्ट्री में कोई चीज़ नहीं हो सकती, हर चीज़ इंटरिम जिसे कहते हैं ना, कि एक सो फार वी नो दिस मच प्रोबेबली, ये होता है बेसिकली हिस्ट्री। तो हिंदुज़म हैज़ मेड मी डू दिस। क्या अशोका ने ऐसा कहा था या किसी और ने उसकी बातों को इंटरप्रेट कर लिया इस रूप में, ये है प्रॉब्लम। बिकॉज हिंदुज़म तो नहीं कहता, जितने भी किंग्स हैं उन्होंने चाहे किसी भी रिलीजन के नाम पे लड़ाई लड़ी हो। फॉर एग्जांपल, तैमूर का ये कहना था कि वो जिहाद कर रहा है जब वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आया, बट साथ ही साथ वो ये भी कह रहा था कि मैं, क्योंकि मैं मंगोल्स की संतान हूँ, तो मैं उनकी लेगेसी को फुलफ़िल कर रहा हूँ, ये भी कह रहा है वो साथ साथ। मतलब समझ रहे हो ना, मल्टीपल चीज़ों को का यूज़ करना, मल्टीपल आइडियोलॉजीज़ को यूज़ करना, अपने जो आपका गोल है, मोटिवेशन है, उसको जस्टिफाई करने के लिए। दुनिया में होता है, हमेशा हिस्ट्री पढ़ लो, हर बंदे ने यही किया। जो भी इन्वेडर था, कोई इन्वेडर ये बोल के इन्वेड नहीं करता चलो उनको लूट लेते हैं, मार देंगे क्योंकि हमें पावर मिल जाएगी, नहीं, एक रीज़न दिया जाता है। एक जस्ट हिंदी फिल्मों में जैसे गब्बर ना हंस रहा है, वो बस वो क्रूअल है क्योंकि बस ही लाइक्स टू बी क्रूअल, नहीं, कोई किसी के पीछे ऐसे रैली नहीं करता, कोई ऐसे बंदे के लिए काम करना नहीं चाहता। बंदे निकलना चाहते हैं, ऐसे बंदे को मार के उसका खजाना लूट के निकलना चाहते होते हैं लोग। तो जो लीडर होते हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस देते हैं कि क्यों तुम्हें मेरे पीछे आके खड़ा होना चाहिए, जस्टिफाइड मोरल रीजंस। तो अशोका ने हिंदुज़म का यूज़ किया था कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए। बट जो चीज़ ये है कि
किया ये क्यों जाता है, इन्वेजन किया क्यों जाता है? पावर ग्रैब, रिसोर्सेज ग्रैब, इस चीज़ के लिए। और ये हम सबको पता है, कोई भी अगर थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को देखेगा तो। And then he spread all these inscriptions throughout the length and the breadth of India, saying that I am a great man and I believe in Buddhism and I believe in pacifism and all that. And the inscriptions are found throughout India, even Afghanistan, Pakistan, present day. मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसे बोला होगा कि मैं आई एम अ ग्रेट मैन, क्योंकि अगर कोई ग्रेट है तो वो अपने आप को खुद से मुंह से तो ग्रेट बोलेगा नहीं, और जो बंदा अपने आप को मुंह से ग्रेट बोलेगा उसको कोई ग्रेट समझेगा नहीं। Right? So that's the story. That's the story that our historians have been telling us. तो ये उन हिस्टोरियंस की गलती हो सकती है कि उन्होंने या तो फेक स्टोरी हमें सुनाई है या तो हमें हिस्ट्री को गलत इंटरप्रेट करके बताया है। क्योंकि हम एज नॉर्मल ह्यूमंस हम हिस्ट्री कहाँ से देखते हैं? सबसे पहले अपनी स्कूल की बुक से, उसके अलावा डिफरेंट लोगों के द्वारा लिखी गई बुक से। हम खुद एज एन एवरेज ह्यूमन या एवरेज सिटीजन जाके ओरिजिनल सोर्सेज को या सिक्कों को, क्योंकि हिस्ट्री तो इन चीज़ों से ही पता चलती है ना, इन्फर करते हो आप, या लाइक स्टोन में कार्विंग करके जो लिखा होता है उन चीज़ों को हम खुद तो जाके सर्च करते नहीं है ओरिजिनल सोर्स को कभी। Rejected Hinduism and converted to Buddhism after he destroyed Kalinga and saw the slaughter which he attributed to Hinduism. What is the truth? I don't think he attributed Well, it to Hinduism. firstly, there is zero evidence that he. See, first of all, there's no conversion to Hinduism or Buddhism. If you start practicing Buddhist philosophy and practices in daily life, you are a Buddhist. There's no conversion process, right? You're not dunked into a tub of water, Holy water. to be converted. There's no conversion. So the thing is, Ashok is known to have embraced the precepts of Buddhism at some point in his life, and there is zero factual evidence, textual evidence, or any evidence that this happened after the Kalinga War. It is actually most likely, from the evidence that we have, from all the evidence that the so-called Indian historians present, the same evidence actually points to the fact that he embraced the tenets of Buddhism before the so-called Kalinga War happened, right? That's point number one. So the overwhelming evidence tells us that he became a practicing Buddhist. He embraced Bauddha Dharma before the Kalinga War itself. And what we know about Ashok's the beginnings of his life. So he was one of the sons of Bindusar. Bindusar was the second Mauryan ambassador. King. Mauryan emperor. Bindusar was the son of Chandragupta Maurya, the first Mauryan emperor. The founder of Mauryan Empire. The crown prince during Ashok's time was his half-brother, another son of Bindusar with a different wife. Now this half-brother was in the northwest of India, the western boundaries of Afghanistan, fighting off some invaders, Greeks or Scythians or whatever. And that's when Bindusar happened to die. So the crown prince rushed back to Patliputra, which was the then capital of India. Mauryan Empire, basically. And he found that his half-brother Ashok had taken over the throne. And Ashok had this half-brother killed, his own half-brother. He had him killed. He killed many of his other siblings to consolidate his grip on the throne. It's almost like an Ottoman slaughter, in which when an Ottoman sultan would be enthroned, he would immediately on the same day kill all of his brothers and half-brothers to ensure that there is no threat to his crown. Just Ottoman नहीं, जितने भी टर्किक एम्पायर्स आपको मिलेंगे ना, इवन इंडिया में भी सेम चीज़ होती थी, क्योंकि टर्किक एम्पायर्स थे सारे के सारे। इवन मुगल्स, दिल्ली सल्तनत से लेके गजनवी से लेके लास्ट बहादुर शाह जफ़र तक, ये सब बेसिकली ओरिजिनल है इनका टर्किक डायनेस्टी। इनका रूट ओरिजिनल टर्किक है, सेंट्रल एशियन टर्किक्स। इनका रिकॉर्ड ही ये रहा है, कह लो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल वर्ड नहीं मैं यूज़ करूँगा, ब्रूटल तो ऑफ कोर्स राजा को होना ही पड़ता है। कौन सा मिडीवल किंग था जो ब्रूटल नहीं था? भाई बंदे को बीच में से चिरवा देते थे, तो क्या है, ब्रूटैलिटी नहीं है तो। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने कहा, आपको प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जज करना पड़ता है लोगों को। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस टाइप है ना, कि भाई वगैरह कुछ नहीं होता, बिजनेस है मुद्दे की बात। तो उस टाइप की सोच वाले लोग होते थे। और
थ्रू आउट आपको जहाँ जहाँ इनका किंगडम है आपको ये इंडिया में ऑटोमन एम्पायर के वहाँ पे यही सेम टेंडेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी. फॉर एग्जांपल ऑटोमन में तो खैर बहुत फेमस है, इंडिया में औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को मरवा दिया था, बेहेड करवा दिया था. और वो तो बहुत फेमस एग्जांपल है जिसकी जगह जगह इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में मिल जाती है. और इस तरीके से कोई एक बार नहीं हुआ, कंटिन्यूसली होता ही आया. हाँ, जब भी सक्सेशन का टाइम आता था. तो ये उनके सीन है. और यस, ये अशोक के साथ बहुत सिमिलर है क्योंकि अशोक ने भी अपने काफ़ी भाइयों को मरवा दिया था. अच्छा, चीज़ों की एग्जैक्ट टाइमलाइन कि उसने कब धर्म छोड़ा या कब लाइक बुद्धिज़्म में बिलीव करने लग गया और कब उसने फिर वॉर की, पहले वॉर से या बाद में वॉर से या वॉर की वजह से, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें जिसको कहते हैं कि 100% कॉन्फर्मेशन के साथ कहना मुश्किल होता है हिस्टोरिक सिचुएशंस में. अगर एग्जैक्टली कहीं रॉक इंस्क्रिप्शन में सेम चीज़ें लिखी हुई ना मिले, और लिखी हुई मिल गई फिर भी मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपको नहीं पता वो किसने स्क्राइब किया है रॉक में. क्योंकि होता क्या है, हम सब की लाइफ जो होती है ना वो बिल्कुल फिल्म लाइक स्टोरी नहीं होती. रैंडम सिचुएशंस का एक समूह है हमारी लाइफ, एक ग्रुप है रैंडम ऑकरेंसेस का. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक रैंडम ऑकरेंस हुई और उससे एक चेन स्टार्ट हुई ऑकरेंसेस की. फॉर एग्जांपल आपको रैंडमली कोई लड़की मिल गई, ठीक है, और आपकी उससे थोड़ी बातचीत हो गई, आप लोगों का नेचर मिल गया, आप लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए, हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, बाद में आपने शादी कर ली. ये सारे इंसिडेंट उस एक रैंडम इंसिडेंट को फॉलो करते हुए हुए थे. तो ऐसी जो लाइफ होती है वो रैंडम इंसिडेंट्स के बहुत सारे बंच ऑफ रैंडम इंसिडेंट बेसिकली जो कि लीड करते हैं फॉलोइंग इवेंट्स को. तो अशोका की लाइफ भी या किसी और जो लाइक लेजेंडरी किंग है उनकी लाइफ भी ऐसी है, रैंडम इंसिडेंट्स. बट होता ही है कि जब वो लोग मर जाते हैं तो उनकी लाइफ को एज ए लेजेंड बनाने के लिए थोड़ा सा स्टोरी को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाता है ताकि चीज़ें थोड़ी सी लेजेंडरी लगें सुनने में. अक्सर आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे इस चीज़ के बारे में. स्टोरियाँ बना दी जाती हैं, अफवाहें उड़ा दी जाती हैं जो जिससे कि किसी इंसान को या तो बहुत महान दिखाया जा सके, और अगर वो इंसान लाइक हिटलर वाली सिचुएशन में है तो उसको बहुत बुरा दिखाया जा सके. अब मैं ये नहीं कह रहा हिटलर बुरा नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बंदे को ज़रूरत से ज़्यादा बुरा जितना वो था नहीं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा जितना वो था नहीं, वो दिखाया जाता है. तो जो स्टोरी है ना उसमें नैरेटिव ये फिट हो रहा है कि भाई जो वॉर है उसने उसको लाइक हिंसा से अहिंसा की तरफ पुश किया, और उसको लगा कि बुद्धिज़्म जो है वो उसके जो आइडियाज़ हैं वो इस सिचुएशन के साथ सबसे अच्छे तरीके से अलाइन करते हैं. तो बेसिकली क्या है, बुद्धिज़्म के आइडियाज़ की जो क्वालिटी है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक वे है ये. ठीक है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, जस्ट एस्टैब्लिश करने का एक वे है. तो हो सकता है क्योंकि कौन होते थे क्रॉनिकलर या फिर रिकॉर्ड करने वाले, बेसिकली ये भी किसी तरीके के मॉन्क्स होते थे जो ये रिकॉर्ड करते थे, किसी न किसी तरीके के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए लोग होते थे. और ये जो डेटा हमें मिलता है ये डिफरेंट बुद्ध जो जिसको क्या कहते हैं मोनेस्टरीज़ और टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स, इन चीज़ों या इनके रिकॉर्ड्स या इनके रॉक इंस्क्रिप्शन, इन चीज़ों से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको इन्फर करके हम स्टोरी को पुट टुगेदर करते हैं. That's the kind of slaughter Ashok perpetrated. It is recorded that he had about 99 of his siblings killed. अच्छा, अब देखो 99 ऑफ हिज सिबलिंग किल्ड है, ठीक है. अब यही मैं कह रहा था कि चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया जाता है. एग्जैक्टली 100 भाई थे वो, एग्जैक्टली उसके फादर ने 100 भाई होने के बाद कहा कि नहीं भाई 100 हुआ है, अब और काम नहीं करना, ठीक है, और बिजनेस ये वाला क्लोज करो भाई. नहीं ना, ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि 99 उसने किल कर दिया 100 हुआ तो 100, ऐसा नहीं होगा कि उसने एग्जैक्टली 99 मारे. ठीक है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये नंबर 73 होगा, हो सकता है, बट 73 सुनने में उतना लाइक क्लियर कट नहीं लग रहा. 99 सुनने में लग रहा है 99 बिल्कुल मुद्दे पे. Brothers, half brothers, etc. I think he spared only one of his brothers, right? And भाई it seems 101 that भाई लकी नंबर. so at the time India was a very eclectic culture. There were so many different paths of dharma.
different schools of thought. You had the Ajivikas, you had the Jains, you had the Bodh Dharma, you had mainstream forms of Dharma. अच्छा, ये सारी चीज़ें देखो आप, महावीर कौन, आई मीन जैन धर्म के तो संस्थापक का कोई आई गेस नाम ही नहीं है। महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, उनके उनमें तीर्थंकर होता है जो आइडेंटिटी होती है, जो पोस्ट होती है, आई मीन जो गुरु को कहते हैं वो लोग, क्योंकि वो 24वें थे। तो पहले कौन थे आई डोंट नो, मुझे इतनी डीप में नॉलेज नहीं है जैन धर्म के बारे में, बट बेसिकली हिंदुज़म का ही एक सब कैटेगरी कह सकते हैं उसको। हालांकि उसको एक अलग धर्म में क्लासीफाई किया जाता है, बट उसको सनातन धर्म के ही अंदर लिया जाता है। सेम ऐसे ही बुद्धिज़्म है। अब सिद्धार्थ गौतम कौन थे, हिंदू परिवार में ही पैदा हुए थे ना, तो उन्होंने एक नई सोच डाली। उसके अलावा आजीविका, जो लोग आजीविका फॉलो करते थे बेसिकली एथियस्ट होते थे, या चारवाका जो होते थे वो एथियस्ट होते थे, बट वो हिंदू फैमिली से ही निकल के आए जिन्होंने अपना खुद का थॉट प्रोसेस प्रोपेल किया। तो अगर आप इनको एक वाइडर अम्ब्रेला में देखने की कोशिश करोगे तो आते ये सब सनातन थॉट के अंदर ही है। ये मेरा कहने का मतलब है। Which we now call Hinduism, and we had different philosophies and paths. The Charvakas were present and many others, right? So it seems that when Ashok was consolidating his इवन आज के टाइम में भी जैसे इस्कॉन है, शीला प्रभुपादा उनका नाम था, जो गुरु थे जिन्होंने इस्कॉन को स्टार्ट किया, फाउंड किया। और DAV वाले जो होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो स्टार्ट किया था, उनका भी कुछ नाम होता है, मेरे माइंड से निकल रहा है अभी। तो आज के टाइम पे भी नए नए सेक्ट्स आ रहे हैं। grip on the throne, the Jainas and the Ajivikas, who may have had ties with other family members of his who he killed, they kind of resisted what he was doing, and therefore he embarked upon a vicious persecution of the Jaina and the Ajivika people, the people who followed those philosophical paths of Dharma, of Hinduism, right? So that's why he went on this rampage. It seems that he had many thousands of Ajivikas killed. He even persecuted the Jains. And this is not religious persecution. This is because these people had opposed him coming to the throne in the manner that he did. So this is a form of persecution. Nowadays, the Marxist historians call this religious persecution, because at the time Ashok was a Hindu. But at the time he had already embraced the tenets of Buddhism, by the way. ओके, मैं यहाँ किसी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करूँगा, ना रिलीजन को ना बंदे को। मैं पहले भी मैंने यही बात कही थी, अभी भी यही बात कह रहा हूँ। ये सब कुछ पावर प्ले होता है। ये सब कुछ जो आप देखते हो ये पावर प्ले होता है। अशोक ने अपने सगे भाइयों को मरवा दिया, जो कि हर कोई एग्री करता है इस फैक्ट पे। अब कितना नंबर था मुझे नहीं पता भाई, 99 होगा क्या पता, लेकिन मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि थ्रोन चाहिए था। गेम ऑफ थ्रोन्स भाई, गेम ऑफ थ्रोन्स देखो मैंने नहीं देखा हालांकि। तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स होते हैं, पावर प्ले होते हैं। इनके लिए स्टोरीज बनाई जाती हैं, इनके लिए रिलीजन का सहारा लिया जाता है, इनके लिए 36 तरीके के उपाय किए जाते हैं। तो जो भी आपको फिगर ऐसी दिख रही है ना, जिसका आपको बहुत ओहो क्या ज़बरदस्त बना, इतना ज़बरदस्त नहीं था वो। और जो भी आपको लग रहा ना यार बहुत ही घटिया इंसान, लाना तो इस पर, वो उतना लानती नहीं था। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। So he did all of this while being a हर बंदा अपना जुगाड़ में लगा रहता है, अपने जुगाड़ में। Buddhist, all right? And he went to war with Kalinga. He invaded Kalinga and wiped basically the entire Kalinga army out as a Buddhist. At least 100,000, 1 lakh Kalingan soldiers were massacred in that battle, which was a rout, and at least 1.5 lakh prisoners were taken. So it seemed that Kalinga at the time was actually a vassal state or a province of the Mauryan Empire. I mean, the Mauryan Empire was so large, and it was an expansionist empire. It went beyond present-day India, way beyond present-day India. So it is inconceivable that Kalinga, right next door to Patliputra, would have been an independent state. It would not have been allowed to be so. So Kalinga at the time was most likely a vassal state or a province of the Mauryan Empire. And maybe when Ashok came to power, and in the way he did, maybe they tried to rebel against him, or they opposed him, and maybe that's why he went to war with Kalinga. We don't. I don't know if I agree with this logic, because
जो आज के टाइम का मॉडर्न डे तमिलनाडु और केरला का जो लैंड है बेसिकली वो भी मौर्यन एम्पायर के अंडर नहीं आता था. आप मौर्यन एम्पायर के जितने भी अवेलेबल नक्शे देखोगे आपको वो एरिया मौर्यन एम्पायर में नहीं दिखेगा. तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से तो वो एरिया भी मॉर्यन के अंडर ही होना चाहिए या वैसाल स्टेट के अंदर होना चाहिए था ऑलरेडी, बट वो नहीं था. तो ऐसा हो सकता है कि कलिंगा वाली लैंड रह गई हो. जब अशोक आया हो तो उसको लगा हो कि ठीक है मैंने गलत तरीके से थ्रोन ऑक्यूपाई कर लिया है लेकिन मैं ये डिज़र्व करता हूँ, ये साबित करने के लिए मैं एक वॉर में जाऊँगा और ये जो एरिया जो काफ़ी दिन से चौड़ में रह रहा है अपनी, जो हमारे अंडर नहीं आ रहा, इसको मैं ऑक्यूपाई करूँगा. और उसने ऑक्यूपाई किया होगा उसको, या और भी बहुत सारे एक्सपेडिशंस किए होंगे उसने उससे पहले. तो ये लॉजिक से आई डोंट नो इफ आई टोटली एग्री विद दिस. don't know who was the king of Kalinga at the time. I still haven't been able to find the name of the king, but I'll try and do that. So basically, the truth is that he was a vicious and very cruel person. He was known as Chanda Ashok, means a really evil Ashok, right? So he is exactly the opposite of how he is portrayed. He's portrayed as a pacifist and a saintly person. He was a vicious mass murderer. That's what he was, and he put up all these pillars and inscriptions talking about pacifism, but he did not put any pillar advocating pacifism in the region of Kalinga or Patliputra. The pacifistic pillars and all inscriptions were put in the far west of India, in present-day Afghanistan, etc. So that's the kind of person he was. It was just a political statement. Politicians say all kinds of things to appear nice. Okay, इस बात से मैं agree करता हूँ. Politicians say all kind of things and all kind of bullshit that just to appear nice or just to get their work done. उनका जो मोटिव है उसको कंप्लीट करने के लिए. लेकिन इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता. एक्चुअल स्टोरी है ही ये कि वो था जेनोसाइडल मास मर्डरर, लेकिन वो वॉर के हॉरर ने उसके माइंड को चेंज कर दिया. जो उसने देखा ना उसका रिजल्ट कि इतना बंदा मर गया फॉर ऑलमोस्ट नॉट एनी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन कंपैरिजन टू द डिस्ट्रक्शन. उसने उसके दिमाग में ये चीज़ लाई कि यार ये एंड ऑफ द डे ये कोई इतना खास यूज़फुल नहीं है. बट इवन आफ्टर बीइंग अ पर्सन लाइक दैट, मैं पैसिफिस्ट नहीं कहूँगा उसे, क्योंकि उसने कभी भी अपने एम्पायर को डिफेंड करने का जो आइडिया है उसको रेनंसिएट नहीं किया था. इनफैक्ट बाद के दिनों में भी अशोका का ये कहना था कि मैं एक जिसे कहते हैं वॉलंटरीली किसी और पे हमला नहीं करूँगा. वॉलंटरी नहीं मतलब एक्सपेडिशनरी में कोई वो नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई हम पे हमला करता है तो उसको उसका बचाव करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं. या फिर अगर हमारे प्रजा में से भी कुछ लोग विद्रोह करना चाहते हैं या कुछ प्रोविंसेस के गवर्नर्स हैं वो विद्रोह करना चाहते हैं, तो क्योंकि मैं बिहेव करूँगा ना एक राजा की तरह बल्कि एक पेरेंट की तरह. और पेरेंट जब उसके बच्चे बिगड़ रहे होते हैं तो वो उनके धर भी देते हैं उनको सीधा करने के लिए. तो मैं एक उस टाइप के पेरेंट की तरह बिहेव करूँगा. सख्ती दिखाने का टाइम में मैं सख्ती भी दिखाऊँगा, ये उसका कहना था. तो ये नहीं है कि उसने कत्ल कोई नहीं किया होगा जब वो लाइक बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया. लेकिन हाँ, जो एक मास किलिंग थी ना वो उसने ज़रूर अबैंडन कर दी एज़ पर द स्टोरी. अब ऑफकोर्स मैं भी वहाँ नहीं खड़ा था और कोई और भी वहाँ नहीं खड़ा था, विजीत जी भी वहाँ नहीं खड़े थे, बट दिस इज़ द स्टोरी सो फार. तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल सही है, जैसा कि बल्कि मैं ही तो ये कह रहा हूँ कि लोग बना देते हैं स्टोरीज़. लेकिन जो स्टोरीज़ होती हैं ना, ये भी बात को समझने वाली बात है कि वो बिल्कुल गलत, वो बिल्कुल सही नहीं होती लेकिन वो बिल्कुल गलत भी नहीं होती. वो समवेयर अलोंग द लाइन होती है. इस चीज़ को समझना है. And that's precisely what Ashok was doing. So, firstly, he was not a Hindu, so-called Hindu, when he went to war with Kalinga. He was already a practicing Buddhist. And secondly, he was not a pacifist. He was one of the Maybe most vicious kings of India. So everything we know, everything we've been taught about him is a lie. So this is the NCERT textbook at work. It is only इससे मैं नहीं करता कि एवरीथिंग वी हैव बीन टॉट अबाउट हिम इज़ अ लाई. फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि एक्सट्रीम वेस्ट में इंडिया के उसने इंस्क्रिप्शंस बनाए थे. नहीं, दिल्ली में अशोक स्तंभ है. सांची एक जगह है, सांची का स्तूप अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसने जगह जगह बुद्धिस्ट स्तूपास जिसको कहते हैं वो बनवाए थे. उनके अंदर बहुत कुछ लिखा होता था पेंटिंग्स के थ्रू, राइटिंग में डिफरेंट तरीके से. तो नहीं, ये पूरी तरीके से सही नहीं है ये बात. जैसा कि मैं कहता हूँ हिस्ट्री एब्सोल्यूट नहीं होती. वो बहुत महान
नहीं होगा, उसकी महानता का रीज़न ये है कि उसने एक विनिंग पोजीशन पे आके अपनी गलती मानी, लेकिन ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट टायरेंट था, नहीं, अदरवाइज स्टोरी बन नहीं पाती। क्योंकि कोई ये नहीं है कि मौर्यन एम्पायर उसके मरने के बाद भी 800 साल तक चला कि उन स्टोरीज़ को उन्होंने इन द सीमेंट या इन द स्टोन कार्व आउट कर दिया, नहीं। अशोक के बाद आपको अशोक के बेटे या उसके पोत तक का नाम नहीं पता होगा, जिसने अशोक के बेटे का नाम पता होगा क्योंकि उसने मिनिस्टेरियल वर्क बहुत किया था। मिनिस्टेरियल वर्क मतलब धर्म को फैलाने वाला, जिसको कहते हैं प्रोसलेटाइजिंग वाला काम बहुत किया था। लेकिन किसी फेमस किंग का जो अशोक के बाद मौर्यन एम्पायर को उसने चलाया, कोई नाम भी नहीं जानता। मौर्यन एम्पायर एक्चुअली बहुत जल्दी बिखर गया था अशोक के बाद। After the Indian independence, when when a certain political ideology was adopted in India, and a certain there was this desire to downplay Hinduism and you know and show that other faiths are better, etc. So that's when all these stories were concocted and placed in our textbooks, and that's what we have been learning so far. Even I, for most of my life, believed that Ashok was the great guy. He came to power and he went to war, and then he had this change of heart and became a Buddhist. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, and that's the story. The truth is very different. He was a practicing Buddhist while he did all this. So, twist in the tail, my friends. What are some... Okay. इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि हो सकता है वो एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट रहा हो जब वो ये चीज़ें कर रहा था, ठीक है। बट जैसा कि पॉलिटिशियंस, आपने खुद कहा, जैसा कि पॉलिटिशियंस हर वो चीज़ कहते हैं जो उनको कहने की ज़रूरत महसूस होती है ताकि उनका काम निकल सके, तो वो ये कहता होगा। बट इस बात को मानना पड़ेगा, अगर किसी बंदे ने वॉर, अब फॉर एग्जांपल उसके एमिसरीज जापान, चाइना, हर जगह गए, सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, हर जगह गए, अफ़गानिस्तान से ऊपर भी गए, सदर्न रशिया में गए, सदर्न साइबेरिया में, क्योंकि वहाँ पे आज भी बुद्धिस्ट लोग रह रहे हैं। वहाँ पे आज भी उस टाइम की जब उसके एमिसरीज गए थे बुद्धिज़्म को फैलाने श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, उनकी स्टोरीज़ आज भी ज़िंदा है। तो उन जगहों पे एक साथ इतनी जगहों पे कॉन्कॉक्शन नहीं हो सकती। कुछ जगहों पे कभी कभार कॉन्कॉक्शन हो सकती है, हर टाइम पे हर जगह पे कॉन्कॉक्शन नहीं हो सकती, ये बात है। तो और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता हिस्ट्री में स्पेशली। तो इसको ऐसे देखो, टेक एवरीथिंग विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। आई गेस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।